हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो आज फिर शुरू करते हैं अपना एआरसी का समरी वाला लेक्चर। जो ये होगा पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने 4 चैप्टर देख लिए हैं। ये हमने ऊपर के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर फर्स्ट कर लिया, जिसमें क्या था, आरटीआई के ऊपर था। आरटीआई की हमने सिफारिश और चुनौतियां देख ली थी। और फिर उसके बाद चैप्टर 4 देखा था। चैप्टर 4 क्या था, गवर्नेंस, सॉरी एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस। और फिर फिफ्थ रिपोर्ट देखी थी। फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी, पब्लिक ऑर्डर। और फिर उसके बाद हमने सिक्स्थ रिपोर्ट देखी है। सिक्स्थ रिपोर्ट में क्या था, लोकल गवर्नेंस। अगर नहीं देखा है तो ये सारी वीडियोस देख लीजिए, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, आंसर में कहाँ पे कैसे कितना यूज करना है, वो चीज़ें मैंने बताई हैं। तो वो सारा देख लीजिएगा और इस लेक्चर को भी पूरा देखिएगा, इसमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या आज एट्थ रिपोर्ट था, सेवन्थ रिपोर्ट आप पूछेंगे कहाँ गई, तो मैंने पहले लेक्चर में ही बताई है कि इस एआरसी ने 15 रिपोर्ट सजेस्ट की थी, जिसमें से हम 8 रिपोर्ट की समरी देखेंगे। क्योंकि 8 रिपोर्ट ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, जो हमारे मेंस में लिखने में काम आती हैं विभिन्न पेपरों में। खासकर एथिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये इस तरह वाले पेपर में लिखने में काम आती हैं। तो हम ये शुरू करेंगे अपनी ये 8वीं रिपोर्ट, आतंकवाद का मुकाबला। तो इसको पूरा देखिएगा। इसमें आतंकवाद के मामले में के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ें नहीं मिलेंगी वो मैं अलग से ऐड करके भी लिख दिया हूँ, तो जिससे आपका काम बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ ये है कि पीडीएफ के लिए यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम, जहाँ पे सारी पीडीएफ और क्लास अपडेट मिल जाते हैं और पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं, जो मैं क्वेश्चन के रूप में डालता रहता हूँ। और अगर डायरेक्टली भी सर्च करना हो तो आप ये सर्च करके पहुंच सकते हैं, ज्ञानपीठ _CSC, डायरेक्ट टेलीग्राम मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपना आतंकवाद का मुकाबला। आतंकवाद का मुकाबला, एट्थ रिपोर्ट एआरसी की। आतंकवाद के बारे में तो काफ़ी कुछ सुनते हैं, जानते हैं, देखते ही रहते हैं। अभी एक महीने पहले पहलगाम में देखा, जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। और भी पहले भारत के इतिहास में तो आतंकवादी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। शुरू से ही कश्मीर का मुद्दा था, जहाँ पे राजा हरि सिंह के वहाँ अटैक कर दिए थे पाकिस्तानी आतंकवादी। वो सब शुरू से ही आतंकवाद की घटना से तो काफ़ी लंबा वो रहा है। तो ये रिपोर्ट में भी देख लेते हैं क्या रहा है, क्या क्या बताया गया, सजेशंस और क्या दृष्टिकोण बताया है, स्वरूप बताया है। कारण नहीं थे तो मैं कारण अपने से लिख दिया हूँ, देखते हैं। चलिए, आतंकवाद का मुकाबला, धार्मिकता से रक्षा शीर्ष वाली द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट की 8वीं रिपोर्ट। ठीक है, ये तो देख ही लिए, जो भारत सरकार को लोक प्रशासन प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए स्थापित की गई थी। ये एआरसी का है। एआरसी किस लिए स्थापित की गई थी, लोक प्रशासन को पुनर्जीवित करने के लिए, जिसकी 8वीं रिपोर्ट है आतंकवाद का मुकाबला। ठीक है, ये तो बहुत विशेष पॉइंट है नहीं। अब आते हैं मूल सिद्धांत और दृष्टिकोण। रिपोर्ट में अशोक के धर्मनिरपेक्षता द्वारा शासन का सिद्धांत का उल्लेख किया गया। क्या था, तो अशोक की धम्म की नीति, धम्म की नीति नहीं, अशोक ने कलिंग जीतने के बाद धम्म की नीति अपना ली थी, जिसमें कहा था कि अब कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, धर्म से मतलब धर्म को फैला के अपना काम करेंगे। और वैसे महात्मा गांधी भी युद्ध के लड़ने में नहीं थे। इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, जैन धर्म से निस्वार्थ सेवा प्रेरणा ली थी। गीता में भी ऐसा लिखा हुआ है, निस्वार्थ कर्म, वो फल की चिंता करे बिना कर्म करना, तो वही निस्वार्थ सेवा प्रेरणा ली थी। धर्म को मूल, और गांधी जी धर्म को मूल बनाते थे। एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि धर्म के कई कई अर्थ होते हैं। धर्म के कई अर्थ होते हैं, जैसे एक तो रिलीजियंस होता है, एक सौ कर्तव्य पालनी, एथिक्स में हमने पढ़ा ही है। तो अब क्या है, रिपोर्ट में इस बात पर जोर देती है कि आतंकवाद का मुकाबला राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और शांति प्रिय मूल्यों को बनाए रखते हुए प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। ठीक है, मूल्यों का पालन क्यों किया जाना चाहिए, ये सब लिखा है। अब आते हैं आगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकतंत्र कहा है कि आतंकवाद के लिए क्या कहा, ये कोटेशन के रूप में लिख सकते हैं, या इसको इसको डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के रूप में भी ये लाइन लिख सकते हैं। अच्छी लाइन है, देखिए क्या कहा है। लोकतंत्र असहमति व्यक्त करने का वैध साधन तो प्रदान करता है, ये ठीक बात है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लोकतंत्र असहमति व्यक्त करने का तो प्रदान करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, वैध साधन तो प्राप्त करता ही। लेकिन
इसी के कारण से वे आतंकवाद के प्रति अभिव्यक्ति व्यक्त करने का जो स्वतंत्र कारण है, इसी के कारण से वे आतंकवाद के प्रति नरमी नहीं बरत सकते, क्योंकि वे क्योंकि आतंकवाद स्वतंत्र समाजों की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। लोकतंत्र असहमति व्यक्त करने का एक वैध कारण प्रदान करता है, इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ नरमी नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र समाज की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग करके ये स्वतंत्रता प्राप्त दुरुपयोग करता है, इसलिए इसके प्रति नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ये मनमोहन जी का कथन है, इसको इससे आप शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन से। जब आतंकवाद पेपर 3, ये रिपोर्ट बता दूं पहले कि ये रिपोर्ट जीएस पेपर 3 में काम आएगी, इंटरनल सिक्योरिटी। और खासकर जो इस बार 2025 में दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम किए, क्योंकि 2025 में एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आतंकवाद से आए ही, क्योंकि घटनाएं आप सभी देख रहे हैं, पहलगाम और उसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं इस वर्ष, तो एक्सपेक्टेड है। और वैसे भी ये सबके लिए काम किया, क्योंकि हर साल एक आध क्वेश्चन आता रहता है, अगर 2025 में नहीं आया तो 26 में आतंकवाद से आता ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। आतंकवाद के कारण नहीं लिखे थे, तो मैंने कुछ कारण लिख दिए हैं, जैसे सामाजिक कारण, वही वही पैटर्न में चलना है कि कुछ भी लिखना है तो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, मानसिक, राजनीतिक पैटर्न में बांट के लिखना है, एक लाइन में नहीं लिखना है। पेपर में भी लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, इसमें पेपर में लिखना है तो ये कर देना है, सब डिब्बा डिब्बा बना दीजिए, थोड़ा देखने में भी सही लगे, ऐसा करके प्रदर्शन भी अच्छा करना है ना। जब हम अपनी PYQs की सीरीज चलाएंगे तो उसमें बताएंगे लिखना क्या क्या है और कैसे, प्रदर्शन भी अच्छा करना है। तो उस कारण देख लेते हैं, सामाजिक शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। कश्मीर में अभी भी बहुत जगह ना शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, तो दिक्कत होती है। सामाजिक दुर्व्यवहार, हम देखते हैं किस प्रकार दुर्व्यवहार किया जाता है, किसी भी मतलब निचली जाति या फिर किसी विशेष धर्म को देखकर, विशेष जाति को देखकर किस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है, सामाजिक कारण ये भी है। धार्मिक कट्टरता, इसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, सब कोई जानता है। आर्थिक कारण क्या है, समावेशी विकास का ना हो पाना, स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली और कश्मीर की तुलना कर लीजिए, समावेशी विकास नहीं है ना। भौगोलिक कारण, अस्पष्ट भूगोल, जैसे बस्तर वाला भूगोल देख लीजिए, जहाँ पे ये वामपंथी उग्रवाद है, वहाँ का भूगोल, पहले की बात करूँ तो भूगोल का तो पता ही नहीं था, कहाँ पे पहाड़, कहाँ पे पठारी है, तो कहाँ पे वो आतंकवादी है, जो गुरिल्ला युद्ध होता है, तो गुरिल्ला युद्ध क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है, गुरिल्ला युद्ध से क्यों हार जाते थे हमारे सैनिक, क्योंकि भूगोल नहीं पता था ना हमें, वो कहाँ से लुक के वार करते हैं किसी को पता ही नहीं था, हम तो केवल सीधा रास्ता जानते थे, यहाँ कहाँ कहाँ लुके हैं किसी को नहीं पता था, ये अस्पष्ट भूगोल भी एक कारण है। ऐतिहासिक कारण क्या है आतंकवाद का, कश्मीर का मुद्दा जो चल ही रहा है भारत की आज़ादी से ही, और हिंदू मुस्लिम विभाजन, जो विभाजन का मुख्य कारण धार्मिक था ना, हो गया था, तो ये एक कारण था ऐतिहासिक। मानसिक कारण, ब्रेन वॉश हो जाता है इजीली, काफ़ी सारी मूवीज में देखा ही होगा, सीरीज में। और राजनीतिक कारण क्या है, वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के लाने धार्मिक विभाजन कर देते हैं, सबको पता है, हर बार दिखता है। और राजनीति का अपराधीकरण, ये कारण है, एक राजनीति का अपराधीकरण, अपराध मतलब जो बड़े बड़े दादा दादा लीडर, जो लीडर होते हैं, वो आपराधिक लोग होते हैं, वो राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। अब आते हैं आतंकवाद का स्वरूप, जो ARC में लिखा हुआ है, पहला बता ही चुका, धार्मिक कट्टरता, जम्मू कश्मीर का अलगाववादी तत्व, ठीक है, और लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आधारित संगठन, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, सीमा पार आतंकवाद, जो कि सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है ये शब्द। और फिदाइन मूवीज में देखा ही होगा, अभी एक मूवी आई है राजीव गांधी के ऊपर, द हंट सीरीज, तो उसमें भी ये दिखाया गया, फिदाइन, राजीव गांधी की हत्या इसी के रूप, फिदाइन के रूप में तो हुई थी, तो एक फिदाइन है जो पाकिस्तानी थे, तो ये सब है। और एक ये है स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से उग्रवाद को फैलाना, इस्लामिक उग्रवाद के माध्यम से, ये आतंकवाद का स्वरूप है। और एक ये अपने यहाँ जो बस्तर या फिर नक्सलवाद के एरिया छत्तीसगढ़ झारखंड में देखा जाता है, वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद। अब आते हैं उपाय, ये कौन से उपाय हैं जो ARC ने सुझाए हैं, है ना। तो आतंकवाद की परिभाषा, भारतीय कानूनों में आतंकवादी कार्य को परिभाषित करते समय राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य से, जैसे किसी की मंशा या उद्देश्य को शामिल करने से परहेज किया है, जबकि US, कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कानून
ऐसी मंशा का उल्लेख करते हैं। आयोग ने आतंकवादी प्रकृति के आपराधिक कृत्यों को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता। कुल मिला के बात यही है कि आतंकवाद को परिभाषित करने पर जोर दिया जाना चाहिए कानूनों में। और जब अपने से लिखना हो तो एक ये भी लिख सकते हैं, यूएन की सहायता से, यूएन एवं एफएटीएफ। ये दोनों संगठन को जानते होंगे ना, ये आतंकवादी फंडिंग में रोक लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग में, और ये 3 लिस्ट निकालता है, ग्रे लिस्ट। अभी जैसे पाकिस्तान को कुछ दिन पहले नहीं, कई साल पहले भारत ने ग्रे लिस्ट में शामिल करवा दिया गया था। 3 लिस्ट होती थी एफएटीएफ की, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ब्लू लिस्ट, ग्रीन लिस्ट। तो ये होता था एफएटीएफ। तो ये लिखना है, अगर अपने से लिखना है तो यूएन एफएटीएफ के माध्यम से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की परिभाषा सुनिश्चित करना चाहिए। ये एक बढ़िया सजेशन है, इसको इसको लिखना। अब इसका दूसरा देखते हैं, गिरफ्तारी एवं हिरासत। क्या आतंकवाद को अन्य संबंधी अपराधों के लिए हिरासत की अवधि बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 167 में, सीआरपीसी की धारा 167 के बारे में बता दूं, क्या कहती है कि सीआरपीसी जैसे कोई पुलिसकर्मी किसी आतंकवादी को पकड़ा है, इसको किसी को पकड़ा है, तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट में पेश करेगी, वो तो ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच करने के लिए 15 दिन का टाइम देगा। अगर 15 दिन में पुलिस जांच नहीं कर पाती तो फिर उसको टाइम मिलेगा 60 दिन या 90 दिन का। 60 दिन का किस मामले में मिलेगा, जब 10 वर्ष से कम की सजा हो। 90 दिन का मिलेगा जब 10 वर्ष से या मृत्युदंड की सजा हो, तो 90 दिन का टाइम मिलेगा। अगर 60 दिन और 90 दिन के बाद पुलिस जांच नहीं सबमिट कर पाती तो फिर इनकी बेल होगी, ये प्रावधान है। तो इसको संशोधन करके एआरसी ने कहा कि 30 दिन और 90 दिन का प्रावधान दिया जाए, कि पहले 30 दिन में फिर 90 दिन में। तो कुल मिला के ये लिखना है, सीआरपीसी 167 में संशोधन होना चाहिए। इतना जरूरी नहीं है लिखना, अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ मैंने समझा भी दिया है सारी चीजें लिख के भी। अगला है, पुलिस के समक्ष इकबालिक बयान। इकबालिक बयान क्या होता है, जब पुलिस इंट्रोगेट करती है ना किसी व्यक्ति को एक रूम में बंद करके, जो पुलिस के सामने बयान दे दिया जाता है, तो वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाने चाहिए। तो व्यापक न्यायिक मजिस्ट्रेट इकबालिक बयान स्वीकार किए जाने चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है, बशर्ते व्यापक पुलिस सुधार हो। पुलिस सुधार हो, ऐसा नहीं कि पुलिस के सामने कोई बयान किया है तो वो न्याय में मान्य होना चाहिए, ऐसा नहीं। जब पुलिस सुधार हो जाए, क्योंकि ये भी तो हो सकता है पुलिस जबरदस्ती बयान ले ले, जो कि आर्टिकल 20(3) के खिलाफ होगा। पुलिस सुधार के बाद ये किया जा सकता है कि एक बालिग बयान स्वीकार हो। संपत्ति की जब्ती। आतंकवादी अधिनियमों से प्राप्त संपत्ति की जब्ती एवं कुर्की के लिए प्रावधान होना चाहिए, तो स्वाभाविक सा। त्वरित सुनवाई त्वरित त्वरित सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने टाडा अधिनियम के में विशेष न्यायालयों की स्थापना के साथ जुड़े त्वरित सुनवाई के सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि विचाराधीन कैदी को अनिश्चित काल तक जेल में न रहे और मामलों को तेजी से निपटारा किया जाए। वही है कि जो टाडा अधिनियम, या फिर अब तो टाडा अधिनियम समाप्त हो गया, यूएपीए है, तो यूएपीए को लिख सकते हैं। तो जो यूएपीए के तहत जो वो होता है, विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है, और फिर जिसमें जो व्यक्ति को कस्टडी में रखा जाता है उसकी त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, उसके लिए विशेष न्यायालय होना चाहिए, ट्रिब्यूनल्स बनाए जाने चाहिए, सजेशन लिख सकते हैं। संघीय जांच एजेंसी। आयोग ने आतंकवादी अपराधों की जांच के लिए सीबीआई की विशेष प्रभाग की सिफारिशों को दोहराया। फिर से मतलब किया कि सीबीआई के अंतर्गत एक विशेष प्रभाग होना चाहिए जो केवल आतंकवाद का मामला देखे। ये सीबीआई है, इसके अंतर्गत एक विशेष प्रभाग बना दिया जाए जो केवल आतंकवाद का मामला देखे, ये बात है। और आतंकवाद के लिए हमने पहले की रिपोर्ट में भी एक सजेशन देखा था, मेरे को याद आ रहा है। रिपोर्ट कौन सी थी ये तो नहीं याद है, कि ये है कि जहां हमने देखा था संघीय अपराध, शायद ये पब्लिक ऑर्डर में था, हाँ पब्लिक ऑर्डर में ही था, कि कुछ आतंकवादी जैसे अपराधों को संघीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये भी एक सजेशन है आतंकवाद के लिए। अब आते हैं फाइनेंस का मामला, वित्त पोषण का मुकाबला। वित्त पोषण का मुकाबला के लिए पीएमएलए है अपने पास। पीएमएलए पिछले साल काफी चर्चा में था, जब ईडी काफी रेड मार रही थी तो पीएमएलए के तहत था।
तो इसमें क्या है, पीएमएलए में प्रभावशीलता सीमित है, क्योंकि इसमें संगठित अपराध, आतंकवादी वित्त पोषण और मानव तस्करी जैसे अपराध शामिल नहीं किए गए हैं। तो सजेशन ये है कि पीएमएलए में अब संगठित अपराध, आतंकवादी वित्त पोषण, मानव तस्करी को शामिल किया जाना चाहिए। और पीएमएलए में संशोधन कर पूर्व निर्धारित अपराधों की सूची का विस्तार की सिफारिश की है। और वित्तीय खुफिया इकाई की क्षमता को मजबूत करने में रियल एस्टेट जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों को भी शामिल करना चाहिए। पीएमएलए में संशोधन की बात की है, जिसमें रियल एस्टेट वगैरह को भी शामिल किया जाना चाहिए। और आखिरी जो समाज के स्तर पर है, जैसे हम सामाजिक स्तर पर समस्याएं देखें, कारण अभी देखें, अब सामाजिक स्तर पर सुधार भी तो देखना होगा। सॉरी। नागरिक समाज, मीडिया और शिक्षा की भूमिका। सॉरी। आयोग ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बहुआयामी प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया है। नागरिक समाज, मीडिया और राजनीतिक दल, ये कारण में भी हमने देखा था, बहुआयामी कारण, शिक्षा की भूमिका, जो हमने समाज में एक साथ ही देख लिया था सामाजिक कारण में। शिक्षा शांति के लिए उचित वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। ये कोटेशन बढ़िया है, इसको लिख लीजिएगा, कहीं पे निबंध वगैरह में काम आ जाएगा। शिक्षा का शांति के लिए उचित वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। ये एनसीईआरटी ने शांति शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल की है, जिसमें शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और संसाधन सामग्री विकास शामिल है। कुछ मदरसों में जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए घटनाओं का मुकाबला इस्लाम के शाही सार पर जोर देकर किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों स्कूलों को कवर करते हुए शांति शिक्षा के लिए समग्र रणनीति महत्वपूर्ण है। मतलब ये बोला, धर्मनिरपेक्षी और धार्मिक जो स्कूल होते हैं उनमें दोनों में शिक्षा को, शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र रणनीति बनाई जानी चाहिए। ये एआरसी की रिकमेंडेशन है कि शिक्षा के लिए एक समग्र रणनीति बनाई जानी चाहिए। और वो धार्मिक शिक्षा संस्थान और गैर धार्मिक शिक्षा संस्थान दोनों के लिए होना चाहिए। वैसे एक सजेशंस ये भी है जो मुझे लगता है, धार्मिक शिक्षा एवं गैर धार्मिक शिक्षा या तकनीक शिक्षा, ये एआरसी का नहीं है, आप अपनी तरफ से लिखिएगा, गैर तकनीक शिक्षा को प्रदान किया जाना चाहिए। अब कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि धार्मिक शिक्षा क्यों प्रदान की जानी चाहिए, तो इसका तर्क मैं देता हूँ। धार्मिक शिक्षा इसलिए प्रदान की जानी चाहिए, जो धार्मिक अंधविश्वास है, देखिए भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सभी धर्मों की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो धार्मिक अंधविश्वास है या धर्म गुरु द्वारा गलत व्याख्या कर दी जाती है, उससे बचा जा सके, इसलिए धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ये एक उपाय है। जैसे बोलना नहीं चाहिए जिहाद शब्द ऐसा जिसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारे धर्म गुरुओं द्वारा विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं दी है, जबकि असली क्या है किसी को नहीं पता। तो उस चीज को कम करने के लिए धार्मिक शिक्षा भी, ऑथेंटिक धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तो ठीक ही है जो स्कूलों में दी जा रही है। अब आगे देखते हैं ये वो है, निष्कर्ष टाइप का है। ये थोड़ा नीचे होना चाहिए, यहाँ पे आ गया है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। अन्य देशों में आतंकवाद विरोधी कानूनों की प्रमुख अन्य देशों में ये सजेशन है कि आतंकवाद की परिभाषा में संपत्ति और वित्त पोषण और जब्ती जैसे प्रावधान शामिल होना चाहिए, जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी एक सजेशन ही है, कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन आप अपने से लिखेंगे कि भारत सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए मतलब भारत सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए संतोषजनक कार्य कर रही है, जिसमें भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस, शून्य सहिष्णु रणनीति सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने हाल फिलहाल की पहलगांव घटना में देखा कि भारत ने डिफेंड किया है अपने आप को। तो ऐसा कंक्लूजन लिखेंगे कि भारत सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए संतोषजनक कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है। कंक्लूजन ऐसा पॉजिटिव में ही लिखना, इसमें तो कंक्लूजन नहीं लिखा है। जब हम अपनी PYQ सीरीज चलाएंगे तो उसमें बताएंगे भी। तो अब आगे चलते हैं। ये आ गई 11वीं रिपोर्ट, ई गवर्नेंस, सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है ये, तो इसको तो करना है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आराम से, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग
एंड एंड अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।